तो मूवी की शुरुआत होती है 1992 के कोलंबिया से, जहां पर एक ड्रग लॉर्ड का चेला फैबियो अपने ड्रग लॉर्ड डॉन लुइस से बात कर रहा था। जहां फैबियो ने बताया कि अब मैं इस ड्रग कार्टेल को छोड़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, जो कहकर उसने अपनी जगह एक दूसरे एसोसिएट को रख दिया था जो कि अब फैबियो का काम करेगा। तब डॉन लुइस ने भी हंसकर कह दिया कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें मिस करेंगे। जो सुनकर फैबियो यहाँ से चला गया तो तब डॉन लुइस ने अपने राइट हैंड मार्को को देखते हुए कहा कि तुम जल्दी से इसे और इसकी फैमिली को खत्म कर दो क्योंकि हमारी कार्टेल की काफी सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है। तब इन्हें लगा कि फैबियो तो कोई अनाड़ी है, लेकिन नहीं, वो जानता था कि उसका बॉस उसे मारने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए उसने अपने 3 लॉयल गार्ड रखे जिन्हें लेकर वो सीधा यहाँ से घर पर पहुंचा, जहाँ वो जानता था कि अब उसे अगले कुछ ही मिनट में इस कंट्री को छोड़ना होगा। जिसके लिए ही जैसे ही वो घर पर आया तो वहाँ उसकी बीवी और उसकी एक बेटी कटैलिया थी, जिसको उसने इंस्ट्रक्शन दिए कि सुनो, अगर कुछ भी होता है बेटा तो तुम यहाँ से सीधा अमेरिकन एम्बेसी में जाना, जहाँ पर उन्हें ये मेमोरी कार्ड दे देना जिसमें कि डॉन लुइस की इलीगल एक्टिविटी के बारे में सारी डिटेल थी। साथ ही उसने अपने भाई का एड्रेस भी दिया जो कि अमेरिका में ही रहता था। साथ ही उसने अपनी बेटी को एक फ्लावर वाला नेकलेस भी दिया, जिस फ्लावर वाले नेकलेस को थोड़ा ज्यादा याद रखना दोस्तों। खैर, तो अब यहाँ वीडियो लाइक करते ही मार्को और दूसरे कार्टेल के मेंबर पहुंच गए, जिन्होंने फैबियो के घर के बाहर, और तब ये देखते हुए फैबियो और उसकी बीवी ने भी गन उठाई, लेकिन क्या फायदा भाई साहब, वो इतने सारे लोग थे कि उन्होंने उसकी बीवी और फैबियो को मार दिया। जिन गोलियों की आवाज को कैटेलिया बहुत शांति के साथ सुन रही थी। हाँ, वो बहुत चौंकी हुई थी, डरी हुई थी, लेकिन उसने अपनी आंखों से आंसू नहीं गिराया। साथ ही उसने वो माइक्रोचिप गटक ली। तब मार्को और उसके आदमी कैटेलिया के पास पहुंचे, जहां मार्को कैटेलिया से काफी फ्रेंडली तरीके से बात करने लगा कि अरे, मैं तो तुम्हारे फादर का ही एक फ्रेंड हूँ, लेकिन तुम्हारे फादर ने हमसे कुछ चुरा लिया, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो मेमोरी कार्ड वापस दे दो। जो सुनकर कैटेलिया ने अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया और उसी हाथ से एक चाकू मार्को के हाथ में दे मारा, जिसके बाद वो एक खिड़की के थ्रू यहाँ से भागने लगी। तब मार्को का कार्टेल उसका पीछा कर रहा था, जिस बीच वो बेचारी एक गटर में भी छुपी और जैसे तैसे यहाँ से भाग निकली। खैर, तो अब यहाँ से बचते बचाते वो यूएस एम्बेसी में पहुंची, जहां पर उसकी मुलाकात एक एजेंट से हुई जो कि उसके फादर के बारे में इंक्वायरी करने लगा। तो उसने बता दिया कि वो अब जिंदा नहीं है। जो सुनकर एजेंट ने पूछा कि क्या तुम्हारे फादर के पास कुछ ऐसा था जो वो हमें देना चाहते हो। तो तब कैटेलिया ने यहाँ पर भाई साहब रायता ही फैला दिया, और तब उसने वो मेमोरी कार्ड उस एजेंट को दी, जो देखकर एजेंट भी चौंक गया कि अरे भाई साहब, तुम तो अलग ही रायता फैलाने वाली हो। खैर, तब एजेंट ने पूछा कि आखिर इस चिप में क्या है, जिस पर वो बोली कि मेरा पासपोर्ट। और ऐसे हुआ दोस्तों, इस चिप में उसके लीगल पेपर वगैरह सब थे, और तब मेमोरी कार्ड के एक्सचेंज के बदले वो यहाँ से सीधा अमेरिका पहुँच गई, जहाँ पर मायामी में एक CIA एजेंट ने उससे कहा कि आओ, मैं तुम्हें चाइल्ड केयर में डाल देती हूँ। लेकिन तब कैटेलिया उससे रेस्ट रूम मांगने का बोल के यहाँ खिड़की से भाग निकली, जिसके बाद उसने शिकागो जाने वाली बस की टिकट ली, जैसा कि उसके फादर ने उसे कहा था। जहां पहुंचकर उसने अपने अंकल एमिलियो के एड्रेस के बारे में थोड़ी पूछताछ करी। तब जैसे ही एमिलियो को पता चला कि उसके भाई की बेटी यहाँ पर है, तो वो तभी भागता हुआ बाहर आया, जहाँ अपनी भांजी को देखते ही वो समझ गया कि उसका भाई अब जिंदा नहीं है। और तब कैटेलिया भी अपने चाचा को हक करके रोने लगी।
और ये पहली बार था दोस्तों कि वो रो रही है, वरना अभी तक कुछ भी हुआ हो उसने अपनी आंखों से आंसू नहीं गिराया था। खैर अब वो कटालिया को अपने घर पर लेकर पहुंचा, जहां अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने पूछा कि आखिर में जिसके रूम में सोई वो किसका रूम था। जो सुनकर एमिलियो ने बता दिया कि वो मेरे बेटे का रूम था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। और दोस्तों वो मारा कैसे गया? इसी गैंगस्टरबाजी के चक्कर में। खैर तो अब एमिलियो ने एक स्कूल में काफी सारा पैसा दिया ताकि वो कटालिया को स्कूल ईयर के बीच में ही एडमिशन दे दे, जो देखकर वो काफी गुस्सा हुई, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि स्कूल में वो कुछ नहीं सीखेगी और उसे तो उल्टा एक असैसिन बनना है ताकि वो अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। जो सुनकर एमिलियो ने यहाँ अंधाधुंध फायरिंग करके दिखाया कि सुनो, असैसिन हर कोई बन सकता है, लेकिन लंबे समय तक जिंदा वही रहता है जो कि दिमाग से असैसिन हो, यानी स्मार्ट। तो तब ये कहकर उसने कटालिया के आगे बैग और बंदूक रखा, जिसमें कि कटालिया ने अब बैग चुन लिया। और तभी यहाँ से कहानी 15 साल आगे आई, जहाँ पर दो पुलिस वाले अपनी बीवियों की चुगली कर रहे थे। तो तभी उनकी गाड़ी को एक दूसरे ड्रंक ड्राइवर ने टक्कर मारी, जिसमें से ये डेढ़ पसली बाहर आई, जो कि काफी नशे की हालत में थी। तब पुलिस वालों ने उसे यहाँ पकड़ लिया और तब हमें ये फ्लावर का नेकलेस भी दिखा, जिससे हम समझ गए कि ये डेढ़ पसली हमारी कटालिया मैडम ही है। खैर तो अब ये उसे पुलिस स्टेशन में लेकर आए, जहां पर उसे अरेस्ट करके इन्होंने एक सेल में डाल दिया। और तभी उस रात यूएस मार्शल इस जेल में एक दूसरे कैदी को लेकर आए, जिसको देखते ही कटालिया उठ गई, जिससे हम समझ गए कि असल में उसने खुद ही खुद को अरेस्ट कराया, क्योंकि उसका प्लान इस नए कैदी को मारना था, जिसके लिए ही उसने काफी स्किन टाइट ब्लैक सूट पहना। और तब यहाँ से एक लॉक भी उठा लिया, साथ ही उसने चम्मच भी उठाई और बड़ी सावधानी से यहाँ के वाटर कूलर से थोड़ा पानी लेकर वो इलेक्ट्रिक रूम में घुस गई, जहाँ उसने उस पानी और चम्मच से कुछ ऐसा जुगाड़ पानी किया कि कुछ टाइम में ही यहाँ पर चिंगारी उठने लगे। और जैसी चिंगारी उठी तो वो यहाँ एयर डक्ट में घुस गई, जिसके कुछ सेकंड बाद ही यहाँ पावर कट हुआ। और तब कटालिया ने मौका देखते ही डेड फैन के थ्रू बाहर निकल आई, जहां पर जब एक कैदी ने देखा कि उसकी कॉफी खत्म हो गई है तो वो यहां से दूसरे रूम में जाने लगा, जिस रूम में कटालिया ने उसे नॉकआउट किया और उसकी बॉडी को फ्रंट कैमरा के सामने ले आई, जिसकी वजह से यहाँ पर गेट रीओपन हुआ। और तब उसने उस कैदी को जगाया, जहां वो बोली कि अपनी शर्ट उतारो, जो सुनकर कैदी काफी खुश हुआ और उसने अपनी जैसे ही शर्ट खोली तो तभी कटालिया ने उस कैदी को खोल दिया, जिस फायरिंग की आवाज से यहाँ मार्शल जल्दी से सेल के पास आए, जिस बीच ही कटालिया रूफ के थ्रू यहाँ से भाग निकली और वो वापस से एयर डक्ट के थ्रू अपने सेल में पहुंची, जिसको लॉक करके उसने अपने कपड़े बदलने शुरू कर दिए। अब उसे कपड़े बदलते दिखाऊंगा क्या? चलो मार्शल्स के पास। जो कि यहाँ पर भागते हुए जब आए तो उन्होंने देखा कि कटालिया तो सो रही है, जिसकी वजह से उनका शक कटालिया पर बिल्कुल भी नहीं गया। और तब अगली सुबह वो अपने फिंगरप्रिंट का निशान यहाँ देकर जेल से बाहर निकल आई। पर जैसे ही वो जेल से बाहर आई तो हमें पता चला कि उसने फिंगरप्रिंट के लिए भी एक लैटेक्स स्किन यानी नकली फिंगरप्रिंट यूज किए थे। खैर तब वो यहाँ से सीधा घर पर पहुंची, जहाँ शावर लेकर वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड डैनी से मिलने आई, जो कि पेशे से एक पेंटर था। साथ ही हमें पता चला कि डैनी कटालिया के बारे में कुछ नहीं जानता, उल्टा उसे तो उसका नकली नाम जेनिफर ही पता था। और हाँ, अब रात को इतनी खुदाई हुई है तो मॉर्निंग में भी बनती है, इसलिए ये अपना डेटा ट्रांसफर करके अगली सुबह कटालिया यहाँ से निकल गई। जिस बीच ही हम एक FBI स्पेशल एजेंट रॉस दिखा, जो कि यहाँ सीधा जेल में पहुंचा। और तब वो विक्टिम की बॉडी को देखते ही समझ गया कि ये उस द टैग किलर नाम के मर्डरर का काम है, क्योंकि पिछले 4 साल में 22 मर्डर हुए और उन 22 के 22 मर्डर की छाती पर ये फ्लावर जैसा निशान बना हुआ था।
तो ये कौन है भैया, ये कटेलिया का ही काम है। खैर, तो तब हमें एक CIA एजेंट रिचर्ड भी दिखा, जो कि यहाँ न्यू ऑर्लियंस में एक काफी हेविली गार्डेड विला में घुस रहा था। और ये विला और किसी का नहीं बल्कि उस ड्रग लॉर्ड डॉन लुइस का ही था। तब रिचर्ड ने उसे जेल की फोटो वगैरह दिखाई, साथ ही उसने पूछा कि अगर आप लोगों की कोई इन्वॉल्वमेंट है तो हमें बता दीजिए, लेकिन लुइस ने उसे साफ मना कर दिया, जिस पर रिचर्ड ने उसे फोर्स भी किया कि CIA हमेशा से आपके लिए बढ़िया ही रही है, तो अगर आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें दे दो तो उसके बदले में हम आपको प्रोटेक्शन और आपका जो बिजनेस चल रहा है इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलने देंगे। लेकिन लुइस ने साफ कहा कि मुझे इस निशान और इससे कुछ पता ही नहीं है भाई। जिसके बाद रिचर्ड जैसे ही निकला तो तब वो मार्को से बोला कि तुम इस सिचुएशन को जल्दी से हैंडल करो, क्योंकि अगर तुमने उस दिन उस कटेलिया को मार दिया होता तो आज हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। जिससे हम समझ गए दोस्तों कि कटेलिया ये मर्डर इसलिए कर रही है ताकि डॉन लुइस बाहर निकले और वो अपना बदला पूरा कर सके। खैर, तो वहीं दूसरी तरफ कटेलिया अपने चाचा एमिलियो से मिली, जो कि उससे बोला कि मैंने अपने भाई को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तब तुम जिस रास्ते पे चल रही हो ये रास्ता काफी खराब है। और हाँ, इसकी वजह से ही वो अपनी जॉब छोड़ छोड़ के बार बार कटेलिया की प्रोटेक्शन ही करता रहता था। तब कटेलिया ने उसकी सारी बात को रफा दफा किया, जहाँ वो बोली कि मैंने खुद ये रास्ता चुना था और अब मैं जब तक वापस नहीं मुड़ सकती जब तक मैं लुइस को खत्म ना कर दूं। जो सुनकर एमिलियो ने एक गहरी सांस भरी और तब उसने उसका नया असाइनमेंट पकड़ा दिया, जो कि एक हज फंड मैनेजर का था, जिसने एक पॉन्जी स्कीम चला के लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा लिए। और हाँ, अब वो इस कंट्री में भी नहीं है, तो कटेलिया को ही इस आदमी का खेला करना होगा। जिस बीच सीन वापस से एजेंट रॉस पे आया, जो कि यहाँ FBI ऑफिस में सारी सिक्योरिटी फुटेज को रिव्यू कर रहा था। जिस रिव्यू में ही कुछ एजेंट्स को ये विश्वास हुआ कि शायद वो किलर कटेलिया ही है, क्योंकि वो टेप में दिख रही थी। लेकिन रॉस को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि एक वुमेन इतना हीनियस क्राइम भी कर सकती है। अरे भाई, तुम्हें नहीं पता, देखो कितने बढ़िया बढ़िया काम करती है वो। जिसके लिए कटेलिया अपने वर्क प्लेस पर पहुंची और तब वहां पर दो बड़े बड़े कुत्ते थे, जिन्हें उसने थोड़ा खाना दिया। और हाँ, वो इन्हें ट्रेन कर रही थी ताकि वो अपने मेन टारगेट में इनका यूज कर सके। जिसके अंदर ही एमिलियो का फ्रेंड पेपे था, जो कि यहाँ वेपन और गाड़ियों का इंचार्ज था। जिसको देखते ही कटेलिया ने अपना सेफ खोला और यहाँ से वो अपना नकली पासपोर्ट लेकर निकल गई। और किसके लिए निकली दोस्तों? ये इस हेज मैनेजर के लिए निकली, जो कि इस विला में रहता था, जहाँ पर चारों ही तरफ हरियाली ही हरियाली थी। तब उसने अपनी सिक्योरिटी को भी टाइट कर रखा था कि यहाँ जितने आदमी लगे लगाओ, बस मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन होगा ना, क्योंकि कटेलिया मैडम उसके विला में घुस गई, जहाँ वो उसके एक्वेरियम में ही तैरते हुए, भाई साहब, शार्क के बीच में से तैरते हुए इस गिलास से बाहर निकली। जिससे निकलते ही उसने अपनी पिस्टल पर साइलेंसर लगाया और उस हज फंड मैनेजर के लोगों का खेला शुरू कर दिया। जिस बीच ही वो मैनेजर उठ खड़ा हुआ और उसने देखा कि उसकी छाती पर चोर लिखा हुआ है। जो देखते ही वो अपने मेंशन में जब घूमने लगा तो पता चला कि उसके सारे गार्ड यहाँ मर चुके हैं। जिन्हें मरता देख उसने 2 गन उठाई और वो यहाँ से पूल एरिया में आया, जहाँ पर उसे ये फ्लावर भी दिखा। और तब पीछे कटेलिया एक चेयर पर बैठी हुई थी, जिसे देखते ही मैनेजर ने शूट करना चाहा, लेकिन वो दोनों गन्स खाली निकली। और तब कटेलिया ने उस मैनेजर के पैर में शूट किया, जिसकी वजह से वो पूल में गिरा तो उसकी खून की महक इन शार्क्स को लग गई और इन शार्क्स ने इतने मोटे आदमी को अपना खाना बना लिया। जो काम करके कटेलिया यहाँ से वापस US में आई, जहाँ से सीधा वो डैनी के अपार्टमेंट में ही घुस गई, क्योंकि ये रात भर काम। और खैर, वहीं दूसरी तरफ रॉस इस टैग किलर के पीछे पड़ा था, जिस बीच एक आदमी ने बहुत भयंकर इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो फ्लावर बना रही है
वो कटालिया फ्लावर है जो कि सिर्फ कोलंबिया में ही ग्रो होता था। जो सुनते ही रॉस ने कोलंबिया से कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वहां के CIA का एक्सेस उसे नहीं मिला। इसलिए तब उसने रिचर्ड को फोन करके उससे उस एक्सेस की परमिशन मांगी, लेकिन रिचर्ड ने उसकी परमिशन को डिनाई कर दिया। साथ ही तब रिचर्ड ने लुइस को फोन किया, जहां वो बोला कि प्लीज आप इस सिचुएशन को हैंडल करो, वरना एजेंट रॉस को सारा सच पता चल जाएगा। जो सुनते ही लुइस ने मार्को से साफ कहा कि जल्दी से कटालिया को ढूंढने निकल जाओ। लेकिन कटालिया मैडम कहाँ है? वो तो यहाँ मजे से डिनर कर रही थी। जो डिनर करके इन्होंने अपना वही रूटीन किया और तब अगली सुबह डैनी जल्दी उठ गया और तब उसने उठते ही कटालिया की सोते हुए एक फोटो ले ली। जिस बीच जब कटालिया उठी तो उसे जल्दी से यहाँ से निकलना था, क्योंकि उसकी मुलाकात एमिलियो से फिक्स थी। जहाँ एमिलियो उस पर काफी गुस्सा करने लगा, क्योंकि पूरे न्यूज़पेपर में कटालिया फ्लावर से रिलेटेड सारी बात सामने आ गई थी। जो देखते हुए एमिलियो ने उससे कहा कि सुनो, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि ये उस फैमिली के लिए भी है जिसको तुमने पीछे छोड़ दिया, और एक फैमिली जो अभी भी तुम्हारे साथ ही है। तो जरा उनका भी सोचो, क्योंकि तुम्हारे इस कांड की वजह से उन लोगों की जिंदगी दांव पर है। साथ ही उसने बताया कि मेरा बेटा भी इन्हीं सब हरकतों की वजह से मारा गया था, जिसके बाद मैंने काफी लोगों को मारा, लेकिन सच में इतने लोगों को मार के भी आज कुछ नहीं बदला। जो कहकर उसने कटालिया के पेरेंट्स की फोटो उसे दी। साथ ही वो बोली कि तुमने जो खो दिया है उसको भी याद करो, और जिनको तुम्हें नहीं खोना चाहिए उनका ध्यान करो। जो देखकर कटालिया यहाँ पर रोने लगी। खैर तब उसने सोचा कि वो अब सब कुछ छोड़ देगी, इसलिए वो यहाँ अपनी दादी और एमिलियो के साथ चर्च में मिलने आई। और तब वहाँ दूसरी तरफ डैनी एक कॉफी शॉप में पहुंचा, जहाँ पर वो अपने दोस्त के आगे अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर को लेके बात करने लगा कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जो कहकर उसने अपने दोस्त को जेनिफर यानी कटालिया की फोटो भी दिखाई। और तब वो जैसे ही बाहर गया तो उसके दोस्त ने कटालिया की फोटो अपने फोन में ले ली, जिसके बाद उसने अपनी सिस्टर को फोन करके कहा कि तुम इस पर्सन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता करो। और उसकी सिस्टर जो कि पुलिस स्टेशन में थी, तो उसके लिए काफी आसान था कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। लेकिन जैसे ही कटालिया की फोटो इनके सिस्टम में गई तो इससे सीधा सीधा नोटिफिकेशन एजेंट रॉस तक भी पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ कटालिया जब अपने घर पर आई तो उसने डैनी को फोन किया, जहां वो अपनी फीलिंग्स उसे बताने लगी। तो तब डैनी ने भी उसे वो फोटो वाला इंसिडेंट बता दिया। जो सुनती वो पूछने लगी कि वो फोटो और किसने देखी है। तो ऑफ कोर्स अब तो बहुत लोगों ने देख ली। जैसे बीच ही कटालिया ने जब अपने अपार्टमेंट के आसपास की फुटेज देखी तो पता चला कि यहाँ तो पूरी स्वैट फोर्स उसे अरेस्ट करने आ चुकी है। जो देखते ही उसने अपना शावर खोला और वो इस अपार्टमेंट को छोड़कर भागने लगी। और छोड़कर मतलब अलग ही तरीके से छोड़कर भाई, डक्ट के अंदर से जा रही थी, जिसमें वो काफी अपार्टमेंट में घुसी। और तब उसने एक हार्नेस और ये स्नाइपर राइफल भी उठा ली, जो कि उसने ऑफ कोर्स पहले ही प्लांट कर रखी थी। तब रॉस और उसके एजेंट जैसे ही यहाँ गेट पर आए तो उन्हें नहीं पता था कि गेट पर ऑलरेडी बॉम्ब लगा हुआ है, जिसकी वजह से ही यहाँ खूब तेज धमाका हुआ और ये लोग कटालिया को ढूंढने के चक्कर में लग गए। लेकिन कटालिया तो यहाँ लिफ्ट में, और लिफ्ट में भी भाई साहब इन्होंने रोप के थ्रू ये सीधा बेसमेंट में आई, जिसके सबवे के थ्रू होते हुए वो बड़ी आसानी से यहाँ से भाग निकली। खैर तब वो यहाँ से भागकर सीधा एमिलियो के घर पर पहुंची, लेकिन पता चला कि एमिलियो के घर पर तो ऑलरेडी रेड पड़ी है, जहां पर पेपे भी मरा हुआ था, उसकी दादी भी किचन में मरी हुई थी और एमिलियो की बॉडी भी एक चेयर से बंधी हुई थी, जिससे ये क्लियर हो गया कि उसे काफी टॉर्चर किया गया है। तब ये देखकर वो काफी रोने लगी और उसे गुस्सा और सैडनेस दोनों एक साथ चढ़ रही थी। खैर वहीं दूसरी तरफ जब एजेंट रॉस अपने घर पर पहुंचा तो वहां कटालिया उसका ऑलरेडी इंतजार कर रही थी,
जहां उसने गन पॉइंट पर लेकर रॉस को एक चेयर पर बिठाया और बोली कि कुछ भी बेवकूफी करने से पहले सोच लेना कि इस चेयर में प्रेशर बॉम्ब लगा हुआ है। जो वार्निंग देकर उसने साफ कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ डॉन लुइस को मारना चाहती हूँ, तो अब अगर तुम मुझे डॉन लुइस की इंफॉर्मेशन निकाल के दे दोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी छोड़ दूंगी, वरना हर हफ्ते तुम्हारी फैमिली का एक एक मेंबर खत्म होता जाएगा। जो कहकर वो यहाँ से निकल गई और उसने ये बॉम्ब भी डिफ्यूज कर दिया। तब इस वार्निंग के मिलते ही रॉस सीधा रिचर्ड के ऑफिस में पहुंचा, जहां उसने पूरी इंफॉर्मेशन उसे समझा दी। लेकिन तब भी रिचर्ड ने उसे कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना किया, तो कटालिया ने रॉस को फोन किया कि अगर रिचर्ड ने एड्रेस नहीं दिया तो वो मारा जाएगा। जिस पर रिचर्ड हंसने लगा कि मेरी ये खिड़कियां भी बुलेट प्रूफ है। जो सुनते ही कटालिया ने एक फायरिंग करके दिखाया कि दे बेटा, अब अगली गोली सीधा तेरे सर में आएगी। जिससे डरते ही रिचर्ड ने डॉन लुइस की लोकेशन उसे बता दी। जो मिलते ही कटालिया यहाँ से सीधा पेपे के गराज में पहुंची और वहां से उसने कुछ हथियार उठा लिए। साथ ही वो अपने इन दोनों ट्रेन डॉग्स को लेकर भी यहाँ से निकल गई। खैर, वहीं दूसरी तरफ डॉन लुइस की लोकेशन पर मार्को अपने आदमियों को इस मेंशन के सिक्योरिटी में लगा रहा था। जिस बीच ही एक आदमी ने जब कुछ नोटिस किया तो पता चला कि भैया यहाँ तो एक रॉकेट आ चुका है। जिस रॉकेट के पड़ते ही लुइस सीधा अपने बिल में घुस गया और मार्को के आदमी इससे लड़ने आगे आए, जिसमें से 4 आदमी पूरे कॉन्वॉय को शुरू करने वाले थे। लेकिन कटालिया ने अपने ट्रक से ही उनका कॉन्वॉय बीच में रोक दिया और तब वो इन आदमियों को शूट करते हुए यहाँ से आगे बढ़ी, जिसमें कि वो बड़ी आसानी से लुइस और मार्को के आदमियों को मार सकती थी। लेकिन मार्को ने लुइस को एक सेफ रूम के थ्रू यहाँ से बाहर निकाला, जो करके वो सीधा कटालिया का मर्डर करने बढ़ा। तो कटालिया ऐसे हल्के में ले रहे हो क्या भाई? उसने तो मार्को से उसकी गन गिरवाई और ये दोनों दुप्पर दू ही लड़ने लगे। जिस बीच कटालिया ने एक टॉवल की मदद से पहले तो उसके हाथ पैर तोड़े और तब जैसे ही मार्को से शूट करता, इस बीच ही उसने इस पूरी की पूरी गन को डीअसेंबल किया और सीधे एक चाकू से मार्को की नेक ट्रेन करा दी। खैर, वहीं दूसरी तरफ लुइस उस सेफ रूम को छोड़कर एक वैन के थ्रू यहाँ से भागने लगा, क्योंकि अब उसके सारे आदमी मर चुके थे। जिस बीच ही जैसे ही उसने अपनी गाड़ी इस गार्बेज ट्रक के सामने रोकी, तो तब उसे मार्को के फोन से एक कॉल आया, जो कॉल उसे कटालिया ने ही किया था। और तब लुइस उससे कहने लगा कि तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगी, क्योंकि मेरी पहुंच काफी ऊपर तक है। और ये सुनते ही कटालिया ने उससे कहा कि हाँ, उस ऊपरी पहुंच के पास ही मैं तुम्हें भेजने वाली हूँ। जो कहते ही यहाँ पर 2 जो कुत्ते थे, उन्होंने इस गाड़ी में ही लुइस का खेला कर दिया, जिसके साथ ही कटालिया का बदला पूरा हुआ। और वहीं दूसरी तरफ एजेंट रॉस ने डैनी को पकड़ लिया, जहाँ वो उससे सारी जानकारी मांगने लगे। तो बेचारे इस डैनी को तो खुद नहीं पता था कि कटालिया क्या क्या कांड कर चुकी है। जिस बीच ही जैसे ही रॉस बाहर गया, तो डैनी को कटालिया की एक कॉल आई, जहां वो बोली कि तुम्हारे पास सिर्फ 40 सेकंड है, तो तुम्हें जो पूछना है जल्दी से पूछ लो, वरना ये कॉल ट्रेस होने लगेगी। जो सुनते ही डैनी ने सबसे पहले उसका रियल नेम पूछा, जिस पर वो बोली कटालिया। और तब वो बोला कि मुझे टेंशन है, हम दोनों दोबारा एक हो पाएंगे या नहीं। जिसके लिए कटालिया ने बोला कि शायद एक दिन मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। जिस बीच ही एजेंट रॉस को जैसे ही पता चला कि कटालिया का फोन आया है, तो वो यहाँ से भागकर आने लगा। और तब डैनी ने कटालिया को आई लव यू बोला और ये सुनकर कटालिया रोने लगी। जहाँ रॉस भी जल्दी से आया, तो जैसे ही उसने फोन लिया, तो तब कटालिया ने फोन कट कर दिया। तो अब कटालिया ने फोन कट किया और वो यहाँ से निकल गई। साथ ही डैनी को भी एजेंट ने छोड़ दिया, क्योंकि उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं था।
वैसे उसको कुछ पता हो या ना हो, मुझे पता है कि मूवी तो काफी मस्त थी। अब आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।